केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर परिसर में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ हुआ। इस संगोष्ठी का विषय है भारतीय ज्ञान प्रणाली, अध्ययन, प्रशिक्षण और शोध में चुनौतियां और समाधान। इसका आयोजन भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICSSR नई दिल्ली और केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय ने मिलकर किया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की वंदना और सहायक आचार्य साधना आर्य के मंगलाचरण से हुई। इसके बाद स्वागत भाषण डॉक्टर कैलाश चंद सैनी ने दिया। संगोष्ठी के संयोजक डॉक्टर डमरुधर पति ने विषय की पृष्ठभूमि रखते हुए कहा कि भारतीय ज्ञान प्रणाली का उद्देश्य राष्ट्र के कल्याण के लिए है। जब हम चुनौतियों और उनके समाधान पर चर्चा करेंगे तभी इसे व्यवहार में लाया जा सकेगा। इस अवसर पर विद्या भारती संस्थान के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अवनीश भटनागर ने कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा शाश्वत और अटूट है। हमें सभी प्राणियों के प्रति सद्भावना और करुणा जगाने की जरूरत है। मुख्य वक्ता प्रोफेसर DP शर्मा, जो अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल कूटनीतिज्ञ और स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर हैं, उन्होंने कहा कि संस्कृत AI के लिए सबसे उपयुक्त और व्यवस्थित भाषा है। उन्होंने बताया कि कंप्यूटर की संरचना वैदिक गणित से प्रेरित है। हमें नए आविष्कार से ज्यादा पुनः आविष्कार यानी री इन्वेंटर बनना होगा। सारस्वत अतिथि के रूप में हरदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर नंद किशोर पांडे ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में संस्कृत और पत्रकारिता दोनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस मौके पर शिक्षा दृष्टि नामक शोध पत्रिका का विमोचन भी किया गया। इसमें 135 चयनित शोध लेख प्रकाशित हुए हैं। समाज सेवी और भारतीय संस्कृति के संभाग पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने कहा कि संस्कृत के प्रत्येक शब्द के पीछे गहरा दर्शन छिपा है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता पर गर्व करें। संगोष्ठी के अंतर्गत पत्रकार सम्मेलन और पत्रकारिता सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया। इसमें कई प्रतिष्ठित पत्रकारों को सम्मानित किया गया। वरिष्ठ पत्रकार और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य डॉक्टर LC भारतीय ने कहा कि संस्कृत को लोकप्रिय और उपयोगी बनाने के लिए इसे रोजगार परक बनाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि उनके समाचार पत्र में संस्कृत लेखन के लिए एक विशेष पृष्ठ भी आरक्षित है। कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय परिसर के निदेशक प्रोफेसर YS रमेश ने की। उन्होंने कहा कि सभी अतिथियों का मार्गदर्शन इस संगोष्ठी के लिए महत्वपूर्ण रहेगा और हमें विकास की दिशा तय करनी होगी। इस अवसर पर पूर्व निदेशक प्रोफेसर सुदेश कुमार शर्मा, प्रोफेसर भगवती सुदेश, सह निदेशक प्रोफेसर बोध कुमार झा और प्रोफेसर लोकमान्य मिश्र भी मौजूद रहे। धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर अंजू चौधरी ने किया और संचालन सहायक आचार्य नरेश सिंह ने किया। कार्यक्रम में डॉक्टर रानी दादीच, डॉक्टर नमिता मित्तल, डॉक्टर प्रतिष्ठा सहित सैकड़ों संस्कृत प्रेमी विद्वान और शोध छात्र बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। 3 दिन तक चलने वाली यह संगोष्ठी भारतीय ज्ञान प्रणाली की महत्ता, उसकी चुनौतियों और उसके समाधानों पर गहन चर्चा का मंच बनेगी। ये अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस है संस्कृत की संस्थापना और संस्कृत के माध्यम से इसको भाषाई विविधता, शोध और संचार में किस तरह से इस्तेमाल किया जाए, उस पर एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। इसमें अनेक वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे किस तरह से हमारी संस्कृत भाषा है वैज्ञानिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से पुष्ट की जा सकती है। इस पर विचार मंथन और चिंतन करने के लिए इसका आयोजन यहाँ पर किया गया है। और इसमें जो विभिन्न क्षेत्रों के जो वक्ता थे, उन्होंने बताया है कि संस्कृत प्राचीनतम लैंग्वेज होने के नाते इसको अभी तक इतना जो इसको स्थान मिलना चाहिए था वो स्थान क्यों नहीं मिला, इसके इस स्थान की पुनर्संस्थापना के लिए ये आयोजन किया गया है। देखिए, जितने भी दुनिया में राष्ट्र हैं वो संविधान से सरकार चलाते हैं, देश चलाते हैं। अगर US में आप जाएं, दुनिया का बताया गया कि सबसे पुराना लोकतंत्र है, वहां ट्रंप भी शपथ बाइबल पे लेता है और ओबामा भी शपथ बाइबल पे लेता है। फिर हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ ऐसा क्यों है भाई? हमारे यहाँ तो किसी ने नहीं कहा कि गीता पे लेने से कम्युनलिज्म हो जाएगा। तो संविधान पे शपथ लेने का उसमें एक टेक्निकल फॉल्ट है। जब आप संविधान को कहते हैं कि मैं इसे अक्षुण्ण रखूंगा, तो सब सरकारों ने ली शपथ, तो सबने संविधान को अक्षुण्ण का रखा है। वहां तो इतने सारे क्या कहते हैं अमेंडमेंट कर दिया आपने। जब ले रहे थे शपथ तो संविधान में जो लिखा था उसको गड़बड़ किया ना आपने, तो आपने अक्षुण्ण कहां रखा? तो झूठी शपथ क्यों ली जा रही है? मैं आई एम राइट और रॉन्ग? हर 5 साल में संविधानों में बदलाव हुए, तो आपने तो जब शपथ ली तब तो कहा कि मैं इसको अक्षुण्ण रखूंगा, एज इट इज रखूंगा, तो आपने तो संविधान के अंदर ही दखल कर दिया।
फिर थोड़ा बहुत नहीं किया। इस संविधान के प्रेम्बल में जो चीज नहीं लिखी गई थी, जिसको बाबा साहब अंबेडकर से लेकर के राजेंद्र प्रसाद सबने मने कर दिया था, उस संविधान के अंदर रात के अंधेरे में देश के लोग अपने जेलों में थे और बिना किसी से पूछे, बिना इवन कोई 5 लोगों की मीटिंग बुलाए, आपने संविधान के अंदर प्रेम्बल में सोशलिज्म और सेकुलरिज्म शब्द डाला। दुनिया के हर संविधान में समय समय पर अमेंडमेंट होते हैं, लेकिन प्रेम्बल में नहीं होता, वो अक्षुण होता है, वो वर्जिन होता है। तो हम किस संविधान की बात कर रहे हैं? तो संविधान को तो आपने कुछ और बना दिया आज की डेट में। पिछले कितने सारे इसमें आपने अमेंडमेंट कर दिए। जो सरकार आती है यही शपथ लेती है और फिर उसमें फिर वही दखल दे जाती है। तो अल्टीमेटली आप झूठी शपथ क्यों ले रहे हो? तो मेरा कहना है कि संविधान की शपथ ली है तो संविधान की मर्यादाओं को तोड़ो मत ना, अपने स्वार्थों से आप तोड़ रहे हो, ये मैं कह रहा हूं। भारतीय ज्ञान प्रणाली की बात हो रही है। हमारी पुरानी प्रणाली रही है, नई शिक्षा नीति भी आ गई 2020। आखिर वो लागू कैसे होगी? न तो शिक्षक है और न विभाग चाहते हैं। देखिए मैंने कहा कि मैं सरकार ने लागू की है, सरकार कैसे लागू करेगी ये सरकार के लोग बेहतर बताएंगे। मैं न सरकार का, न मैं अपोजिशन का, किसी का तो प्रवक्ता हूं नहीं और न ही मेरा कोई इस पर एक्सपर्टीज है। बट जो आपने कहा ज्ञान परंपरा, मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि भाई आपने भारतीय शिक्षा नीति जब बनाई थी, आज की बात नहीं कर रहा मैं, तब क्या सोच के बनाई थी? आपने भारत की सभ्यता को, मान्यताओं को, परंपराओं को, आस्थाओं को ध्यान में रख के बनाई थी क्या? तब तो नहीं बनाई थी। तो आपने तो एक तरीके से मैकॉले ने जो छोड़ा उसको आगे बढ़ा दिया, आपने कुछ थोड़ा बहुत लगा लो। लेकिन कुल मिलाकर के ये जो एक ऐसी सिचुएशन हो गई है कि जितने अच्छे इंस्टीट्यूशन हैं वहां से पढ़ने के बाद लोग भारत के राष्ट्र के खिलाफ ही खड़े हो जाते हैं, भारत के खिलाफ ही खड़े हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है संविधान के खिलाफ बात होनी चाहिए, उसके खिलाफ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, उस पर डिबेट हो सकती है, लेकिन आप राष्ट्र के खिलाफ कैसे हो सकते हैं? तो क्योंकि आपकी शिक्षा नीति में फॉल्ट है, जो आप नहीं है वो पढ़ रहे हैं, जो आपका, जिससे आपका लेना देना नहीं। जैसे हमारे हम अगर आप सभ्यता की बात करें तो हमारी सभ्यता में डाइवोर्स शब्द ही नहीं, सनातन सभ्यता में ये शब्द ही नहीं है हमारे यहाँ। तो जो शब्द नहीं है फिर उसको हमारे यहाँ पढ़ाया क्यों जा रहा है? तो मेरा कहना है कि संस्कार जहां देने हैं वो तो है ही नहीं। ये काम गुरुकुल करते थे पहले, तो गुरुकुल तो संविधान से नहीं चल रहे थे ना। तो जब तक गुरुकुल थे तो चाणक्य पैदा हो रहे थे ना। आज इस संविधान ने क्या पैदा किया है? चाटुकार पैदा किया है। यही हो रहा है ना, जो आता है वो अपनी लूटपाट करता है, चला जाता है, फिर वो दूसरे को दोष देने लगता है, फिर तीसरे को दोष देने लगता है। कुछ मैं ये भी नहीं कह रहा कि मैं किसी की तारीफ कर रहा हूं, लेकिन पहली बार हम देख रहे हैं कि राष्ट्र में क्या बदलाव थे। राष्ट्र की बात पहली बार की जा रही है, नहीं तो इस देश में देश की बात होती थी। राष्ट्र शब्द कहते ही लगता था जैसे कोई आइडियोलॉजी वाले लोग आ गए। राष्ट्र अलग है। इसलिए मेरी आज की डेट में जो सबसे बड़ी मांग है, मैं अपनी बात कहता हूं, मैं कोई सरकार करे न करे मेरा किसी से संबंध नहीं, कि अगर सरकार को एक काम करना चाहिए कि अगर इस देश के संविधान में सेकुलर शब्द डाल भी दिया गया है तो इसका मतलब है सब बराबर है। इससे तो तय नहीं है कि 42,000 पारसी हैं तो उनका अधिकार कम है और 84 करोड़ हिंदू, सब बराबर है। जब सब बराबर है तो मेरा प्रश्न यही है कि भारत के सरकार ने ये नियम क्यों बनाया कि मज़ारों से, गुरुद्वारों से, चर्चों पे चढ़ने वाले पैसे को सरकार नहीं छुएगी और सनातनी हिंदू मंदिरों का साल में 10 लाख करोड़ रुपया चढ़ता है, सरकार ले जाती है। तो फिर बराबर कहां है? जब पारसी 42,000 हैं, उनका भी वही अधिकार है, वो भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बन सकते हैं, वो भी सब काम कर सकते हैं। तो 84 करोड़ की गिनती ज्यादा है तो आप उनके मंदिर, तो फिर ये कौन सा सेकुलरिज्म है भाई? और जब सब बराबर हैं तो फिर ये माइनॉरिटी कमीशन क्यों है? जब सरकार ने कह दिया कि सब बराबर हैं, अगर मुसलमान बैठेगा आईएएस में वो भी आएगा, पारसी बैठेगा वो भी आएगा, सिख भी आएगा, हिंदू भी आएगा, जब सबके सारे अधिकार बराबर हैं तो फिर ये माइनॉरिटी कमीशन क्यों है? फिर सच्चर कमीशन क्यों है? फिर ये जो दुनिया भर की दुकानें चल रही हैं, माइनॉरिटी कमीशन तो जब होता जब भारत हिंदू राष्ट्र होता। जैसे इस्लामिक राष्ट्र में आप चले जाएं और वहां जो नॉन बिलीवर ऑफ इस्लाम है उसके लिए अलग से प्रोविजन होगा, लेकिन यहां तो हमारे यहाँ प्रोविजन ही नहीं है। जब हमने कहा सब बराबर है, सबको इक्वल है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब बन रहे हैं, तो फिर भाई 42,000 पारसी, उन्होंने तो आज तक ये नहीं कहा कि हमें ये चाहिए, सरदारों ने नहीं कहा, तो 20 करोड़ मुसलमान ही इतने पीछे हैं और 6 शिक्षा मंत्री मुसलमान बनते हैं, उसके बाद भी वो शिक्षा में पीछे हैं। तो ये हमारी गलती है, उनकी गलती है? तो सब बराबर हैं तो 84 करोड़ हिंदू का भी वही राइट होगा जो मुसलमान का होगा, एक पारसी का होगा, एक सिख का होगा, ईसाई का होगा। ये नहीं होगा कि सेकुलरिज्म के नाम पे हिंदू से कहोगे सब बराबर हैं और आप सारी सुविधाएं उनको दोगे। मेरे मंदिरों का पैसे से क्या कहते हैं, आज की डेट में क्या हो रहा है, ये जो मुसलमानों को पैसे बांटे जा रहे हैं,
ये जो वजीफे बांटे जा रहे हैं, मुसलमान का बच्चा आईएएस पीसीएस बनना चाहता है, तो क्या ब्राह्मण का बच्चा आईएएस पीसीएस नहीं बनना चाहता? क्या मुसलमान का बच्चा ही गरीब है, ब्राह्मण का बच्चा गरीब नहीं है, ठाकुर का बच्चा गरीब नहीं है? तो फिर उनको क्यों नहीं दी जाती चीज? भाई गरीबी को दे रहे हो तो फिर ब्राह्मण का बच्चा भी गरीब हो सकता है ना। वो मेजोरिटी का है तो सब करोड़पति नहीं है ना मेरे भाई, ये मेरा कहना है। एक अच्छा सवाल सर, राजस्थान में हाल ही में धर्मांतरण विरोधी विधेयक लाया गया क्योंकि राजस्थान के कई आदिवासी क्षेत्रों में बड़े स्तर पर धर्मांतरण हुआ जिसमें क्रिश्चियन बना दिया गया। कैसे देखते हैं आप कि आने वाले वक्त में इसका कोई प्रभाव पड़ेगा या बहुत पहले हो जाना चाहिए था? सबसे बड़ा कानून है देश। एक तो देखिए ये है कि ये शब्द धर्मांतरण गलत है। धर्मांतरण कोई नहीं कर सकता, मतांतरण कर सकता है। तो जब धर्मांतरण कहते हैं तो आप धर्म की व्याख्या ही गलत करते हैं। हमारे यहाँ एक चक्कर है कि कुछ भी, इसे तो प्रवचन देने वाले बहुत लोग हैं इस देश के अंदर, धर्मांतरण कोई किसी का कर नहीं सकता। धर्म का अर्थ हमारे यहाँ कर्तव्य ड्यूटी से होता है, मतांतरण तो हो सकता है। लेकिन अगर कर भी दिया है तो मेरा सवाल यह है कि मतांतरण करने वाले तो लोग मेजोरिटी में नहीं है, वो तो पैसे वाले नहीं है। एक तो होता है ना कि भाई गरीब आदमी इसलिए बेचारा बदल लेता है कि वो इसको, लेकिन मतांतरण अगर हिंदुओं का हो रहा है तो इसका मतलब डिफेक्ट हिंदुओं में है। आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? कि अगर मेरा कोई मत बदल रहा है तो इसका मतलब यह है कि गड़बड़ है ना। और वो बदल रहा है जो भाईजान हमसे हमारी सब्सिडी पे पल रहा है, वो बदल रहे हैं, तो लोग इधर से जा क्यों रहे हैं उधर? वहां अमीरी है, संपन्नता है, क्या है? कोई बंदूक रख के कर ले तो उसको समझ में आता है। लेकिन ये मतांतरण का कानून आ जाएगा और इस देश में मतांतरण नहीं होगा तो ये तो मुझे लगता है ठीक है, दुकान चलाना ठीक है, डजंट मैटर, इसका मुझे कोई बहुत प्रभाव होगा मैं नहीं मानता। इससे क्या हो जाएगा? सर एक आप धर्म की बात करते हो, सनातन की बात करते हो, तो दूसरे लोग ये बोलते हैं कि एक पार्टी के रूप में आप जोड़ के बात करते देखिए हो। दूसरे लोग महामूर्ख है, मैं हर एक का जवाब दूंगा क्या? कौन है वो दूसरे लोग? मुझे क्या लेना देना उनसे? मैंने उनसे पूछा वो क्या करते हैं? वो तो कुरान शरीफ की आयत सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5 थे, तो मैंने पूछा था कि सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5 में लिखा है कि जो तुम्हारे अल्लाह और अल्लाह के रसूल को न माने उसकी गर्दन काट दो। उनकी तो किताब ये कहती है, तो वो अपनी बताएं, मैं क्या कहता हूँ छोड़ देना यार। दूसरे लोग क्या कहते हैं? आई एम लीस्ट बॉदर्ड यार, ऐसे 350 घूमते रहते हैं। कोई महान आदमी ऐसा कह रहा हो कि साहब उनका ये कहते जवाब दिया जाए, ये सड़क छाप लोग क्या बोल रहे हैं यार? पार्टी से जोड़ देते हैं। जोड़े यार, किसी के जोड़ना, मेरे बारे में कोई कुछ भी कह सकता है, मैं पब्लिक में हूँ यार, कोई जोड़ दे पार्टी से, खुश रहे वो, मैं तो नहीं हूं ना पार्टी का। आप थिंकर हैं, तो देश भर में पहचान आपकी थिंकर के रूप में, चिंतक के रूप में बनी है। एक चीज मेरे समझ में नहीं आती, देश में आजाद होने के बाद से गो हत्या पे पाबंदी की मांग है। कई राज्यों में कानून भी बनाए, कुछ बनाए, लेकिन लोग कैसे लगेगी प्रभाव? समाज में परिवर्तन आना चाहिए। फिर मैं आपकी बात को मैं बार बार दूसरे तरीके से कहता हूं। देखिए पुलिस, कानून, संविधान, इसकी लिमिटेशंस है, ठीक है? और जहां सिर्फ नेता ही भ्रष्ट नहीं है, समाज भ्रष्ट है। वो समाज पुलिस में जाएगा, वो सेना में जाएगा, वो जज में जाएगा, उसका चरित्र नहीं बदल रहा। तो हम ये कह दें कि पुलिस एकदम ईमानदार, तो पुलिस भी तो समाज से ही आ रही है निकल के। तो जो आप बात कह रहे हो वो इसलिए नहीं हो पाता कि सिस्टम करेक्ट है। अब आप कहो कि साहब हम किसी दूसरे को, जिसको लाओगे वो यही कर रहा है ना। तो बेसिक अगर गड़बड़ है तो आप पूजा कराओगे, वहां भी करप्शन करोगे, वहां भी आप मंत्रों के साथ गड़बड़ करोगे। तो इस देश में इतनी सारी रामायण चल रही है, रामायण तो एक ही है भाई, हमने तो बचपन से सुनी वाल्मीकि रामायण। तो फिर रामायण किसने बनाई? तो ये भी किसी और ने बनाई। तो हम ही करने वाले हैं। दूध में यूरिया कौन मिला रहा है? तो अब ये कहो कि जो इंस्पेक्टर आए वो चेक करे, तो वो इंस्पेक्टर भी तो हम ही में से गया है कोई मेरे भाई। तो सवाल ये है कि समाज को जागृत होना है। समाज जब तक नहीं रोके, तो पुलिस वाला एक आदमी पे 500 लोग खड़े, वो किसको देखेगा भाई? लेकिन समाज तो सब लगे हुए ना अपना अपना खेल। समाज जिस दिन सुधर जाएगा उस दिन पुलिस भी सुधर जाएगी, जज भी सुधर जाएगा। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के रूप में हमने ICSSR से लिया है। उसका सही कोऑर्डिनेटर हमारे डॉक्टर नमरूदरपति है। इस परिसर में हमने अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के लिए व्यूह रचना जब की, भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में, ज्ञान परंपरा को शिक्षण और प्रशिक्षण और शोध में कैसा लाना चाहिए, उनमें से जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों को हम कैसे समाधान कर सकते हैं, क्या चुनौतियां हैं, क्या समाधान, इसको मंथन करने के लिए हमने इस आज का आप सबने देखा होगा
प्रसिद्ध वक्ता लोगों को हमने बुलाया, बुद्धिजीवियों को बुलाया, चारों चार अपने अपने क्षेत्र में बखूबी ज्ञान रखने वाले हैं और संस्कृत वाङ्मय को, संस्कृत इतिहास को, संस्कृत साहित्य को, इस देश की सनातन परंपरा को भली प्रकार से अवगत करके आए हुए, इसलिए इनके मुंह से हमें सुनाना। एक्चुअली वस्तुतः क्या है, हमारे अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी ये संस्कृत में होने के लिए हमने सोचा, लेकिन बाद में हमने ही सोचा हम संस्कृत में बोलेंगे तो आप जैसे लोग भी उसको समझ नहीं पाएंगे, तो फिर हमारी भी कमी हो जाएगी। इसलिए ऐसे लोगों को बुलाने से ये हिंदी में बोले, अभी संस्कृत के बारे में बोले, सनातन धर्म के बारे में बोले, फिर राष्ट्रीयता के बारे में बोले, शिक्षा के बारे में, संस्कार के बारे में, ऐसे शब्दों को हमारे नई पीढ़ी जो छात्र है उनको बहुत अच्छा लाभ होगा। इससे ये 3 दिनों अभी नेक्स्ट अपराह्न दोपहर से अनेक सत्र है, उस हमारे 2 भवन इधर, ये प्रशासनिक भवन और शैक्षिक भवन। शैक्षिक भवन में 2 कमरे में 2 विषयों को लेकर ऑनलाइन में भी है, ऑफलाइन इधर से होगा इस बिल्डिंग से, ऑनलाइन वहां से होगा। ऐसे 3 दिनों में हम करीब 10-15 सत्रों के जरिए पूरे भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर शिक्षण में क्या परिवर्तन लाना है, प्रशिक्षण में क्या परिवर्तन लाना है, अथवा वहाँ जो चुनौतियां हैं उसको कैसे समाधान करना, ऐसे विभिन्न वक्ताओं के मुंह से हमें प्राप्त करने का एक उद्देश्य। खबर के बारे में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।